हाय गाइस, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं सोक्रेटिस के बारे में और सोक्रेटिस की डेथ के बारे में। सोक्रेटिस एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर हैं हिस्ट्री में भी और फिलॉसफी की फील्ड में भी। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इनको फेमस करती है वो है इनकी डेथ का इवेंट। इनकी डेथ के इवेंट को कंपेयर किया गया है जीसस क्राइस्ट की डेथ के साथ। जी हाँ, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनका डेथ का इवेंट। तो उस वीडियो में हम जानेंगे सोक्रेटिस और उनकी डेथ के बारे में। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले बताऊं आपको कि ये पैदा हुए थे ग्रीस के कैपिटल सिटी एथेंस में, और इन्होंने खुद से कुछ लिखा नहीं है। इनके बारे में हमें जो भी मालूम पड़ता है वो हमें मालूम पड़ता है इनके डिसाइपल प्लेटो से। प्लेटो ने ही सब कुछ इनके बारे में लिखा है। फिर बिलीफ की अगर मैं बात करूं तो ये बिलीव करते थे सोल में और आफ्टर लाइफ में, आत्मा की अमरता में, कि आत्मा अमर होती है, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल में। इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे। और ये इनको ना डिवाइन वॉइस सुनाई देती थी। इनको एक डिवाइन वॉइस सुनाई देती थी और ये घंटों घंटों ट्रांस में रहते थे। ट्रांस क्या होता है? एक तरीके से आप कह सकते हो डीप मेडिटेशन वाली स्टेट में रहते थे। समाधि वाली स्टेट होती है, उस तरह की निर्वाणा वाली स्टेट में रहते थे बहुत लंबे टाइम तक। इनको एज अ फिलोसफर भी याद किया जाता है और इनको एज अ मिस्टिक भी याद किया जाता है। ठीक है, ये एक मिस्टिक भी थे। मिस्टिक मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसका कनेक्शन एक तरीके से गॉड के साथ होता है। आप ये समझ सकते हो, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, जो एक निर्वाणा वाली स्टेट में रहता है। तो इनको एक मिस्टिक भी बोला गया है। तो ये था इनका बिलीफ सिस्टम। अब इनको ये भी बोला जाता था कि ये पूरे ग्रीस में सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, सबसे वाइजेस्ट आदमी है। ठीक है, तो ये इनको एक प्रीस्ट ने बोला था, जिसको ओरेकल ऑफ डेल्फी बोला जाता है। मंदिर था, वहाँ के प्रीस्ट थे, तो उन्होंने बोला था, फीमेल प्रीस्ट थे, तो फीमेल प्रीस्ट ने बोला था कि ये सबसे ग्रीस में सबसे इंटेलिजेंट आदमी है, वो है सोक्रेटिस। लेकिन सोक्रेटिस कहते थे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब बड़े मज़े की बात है। ओरेकल ऑफ डेल्फी ने बोला कि सोक्रेटिस सबसे इंटेलिजेंट आदमी है ग्रीस का, पर सोक्रेटिस कहते थे द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नथिंग, कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। लेकिन अब ओरेकल ऑफ डेल्फी ने बोला है, ओरेकल ऑफ डेल्फी मैंने बोला ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर माना जाता है। ठीक है, एक मतलब एक प्रीस्ट है। और प्रीस्ट कौन होता है? प्रीस्ट डायरेक्टली गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जब प्रीस्ट कह रहा है तो फिर सोक्रेटिस को भी लगा यार कि पता नहीं ये कैसे कह रहे हैं कि मैं वाइजेस्ट आदमी हूं, क्योंकि ये तो कहते थे मुझे कुछ आता ही नहीं है। अब क्या हुआ, ये ना मार्केट में जाते थे। ठीक है, अब यहां से मालूम पड़ेगा कि ये वाइजेस्ट क्यों है, अभी आपको समझ में आएगा। ये मार्केट में जाते थे, सबसे क्राउडेड एरिया होता है ना जो सिटी का, वहाँ जाते थे। जैसे मान लो आप दिल्ली का सीपी है, वहाँ गए तो वहाँ पे मान लो कोई इनको एक्सपर्ट मिल गया, मान लो आप कोई बायो का एक्सपर्ट मिल गया, तो उसके पास जाएंगे और उसको तो ऐसे ही दिखाएंगे इन्हें कुछ नहीं आता। आता इन्हें बहुत कुछ था, पर ये दिखाते ऐसे थे इन्हें कुछ भी नहीं आता। मतलब जैसे बायो का एक्सपर्ट बैठा है कैफ़े में किसी, वहाँ कैफ़े में जाएंगे, उससे बोलेंगे कि जी आप बायो के एक्सपर्ट हो? वो कहेगा हाँ जी मैं बायो का एक्सपर्ट हूँ। तो अच्छा जरा मुझे ये बता दो सेल क्या होता है? वो कहेगा सेल ये होता है। अच्छा तो सेल के अंदर डीएनए होता है? वो कहेगा हाँ जी डीएनए होता है। तो डीएनए के अंदर क्या होता है? वो कहेगा जी डीएनए के अंदर ऐसे जीन्स होते हैं। अच्छा जीन्स के अंदर क्या होता है? वो कहेगा जी एसीटीजी होता है। वो कहेगा इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर, मतलब क्या क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करते आएंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब एक्सपर्ट कहेगा मुझे सच में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। तो ये क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते थे। ये इनका मेथड था, इसको डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं। इतने सवाल पूछते थे कि एक पॉइंट ऐसा आता था जब सामने वाले को, जो जिससे सवाल पूछ रहे हैं, जिस एक्सपर्ट से, एक टाइम ऐसा था जब सामने वाले को के पास इनके सवालों का आंसर नहीं होता था। और वही पॉइंट था जब ये प्रूव होता था कि वो जो एक्सपर्ट है वो सच में एक्सपर्ट नहीं है, वो सच में उतना वाइज नहीं है जितना वो सोच रहा है। और उसको पता भी नहीं था अभी तक, जब तक सोक्रेटिस ने प्रूव नहीं किया ना, तब तक उसको पता नहीं था कि वो वाइज नहीं है। वो तो अपने आप को वाइज समझता था। इसीलिए ऐसे ये सारे जितने भी वाइज लोग हैं ना, पूरे ग्रीस के, पूरे एथेंस के जहाँ रहते थे, सबसे आगे जितने भी वाइजेस्ट लोग थे, जिनको लोग मानते थे कि ये बहुत वाइज है, ये बहुत सियाना है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत बुद्धिमान है, सबसे ऐसे घंटों घंटों बैठ के क्वेश्चन करते थे। और एक टाइम पे प्रूफ कर देते, प्रूफ करके आते थे कि भाई तुम वाइजेस्ट नहीं हो, तुम्हें इल्यूजन है कि तुम वाइज हो। ठीक है, तो इसीलिए कि इनको बोला गया वाइजेस्ट आदमी, क्योंकि बाकियों को तो पता ही नहीं है।
अपनी इग्नोरेंस के बारे में, बट सॉक्रेटिस अवेयर थे अपनी इग्नोरेंस के बारे में, इसीलिए स्टेटमेंट है द ओनली थिंग आई नो इज दैट आई नो नथिंग। बट इससे क्या हुआ, धीमे धीमे इनके सीक्रेट एनिमीज बनने स्टार्ट हो गए, क्योंकि जब आप लोगों को बार बार प्रूफ करोगे कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो लोग तुम्हें धीमे धीमे हेट करते हैं, डिसलाइक करते हैं। यही एक तरह वजह से इनकी वजह बनी थी कि इनको डेथ पेनल्टी दी गई। अब डेथ पेनल्टी क्यों दी गई, जैसे कि मैंने बोला वहाँ पे डेमोक्रेसी था, एथेंस में डेमोक्रेसी थी। एथेंस दुनिया की सबसे पहली जगह है जहाँ पे डेमोक्रेसी का बर्थ हुआ था। तो वहाँ पे 500 लोगों ने वोटिंग दी थी। अब इन पे ब्लेम लगा था, ठीक है, ब्लेम क्या लगा था कि 500 लोग इकट्ठे थे वहाँ पे उस टाइम पे। इन पे ब्लेम ये था कि ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते, ये यूथ को करप्ट करते हैं, और ये जो वहाँ के स्टेट गॉड्स हैं, जो एथेंस के गॉड्स हैं, जैसे कि ज़ूस एक गॉड था, ठीक है, तो ज़ूस एक गॉड माना जाता है, जैसे कि इंडिया में इंद्र भगवान माने जाते हैं ना, देवताओं के देवता इंद्र देव। तो ऐसे ही वहाँ पे जो देवता के देवता हैं ग्रीस में उनको ज़्यूस बोलते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ के जो देवता थे ज़्यूस को, ये उसको मानते नहीं थे। ये अपने जिनकी इनको आवाज़ सुनाई देती थी, डिवाइन वॉइस, ये उनको मानते थे, और ये कहते थे कि मेरा एक ही भगवान है, मैं उसी को मानता हूँ, ठीक है। तो इन पे इस तरह के ना ब्लेम्स लगे थे। और फिर वहाँ पे वोटिंग हुई 500 लोगों के उसमें, और वोटिंग में ये आ गया कि ये गिल्टी है। लोगों ने वोट किया, लोग इनको अंदर से डिसलाइक करते थे। 280 लोगों ने वोट किया था कि ये गिल्टी है, 220 ने इनके फेवर में वोट किया कि गिल्टी नहीं है, लेकिन अब 280 ने, मेजॉरिटी ने वोट कर दिया कि गिल्टी है, तो ये गिल्टी साबित हो गए। अब स्टेट गवर्नमेंट ने इनको 2 ऑप्शन दिए कि भैया या तो तुम ये छोड़ के चले जाओ, ये एथेंस छोड़ के चले जाओ, एग्जाइल में चले जाओ, या फिर पॉइजन पी लो। उस पॉइजन का नाम था हेमलॉक। उसने फिर वहाँ पे पता क्या बोला सॉक्रेटिस ने, कि मैं फिलोसफर हूँ, मेरी जो पूरी लाइफ है ना वो डेथ की प्रिपरेशन है, और एक ट्रू फिलोसफर डेथ से डरता नहीं है, क्योंकि ट्रू फिलोसफर ये एक्सपीरियंस कर चुका होता है कि सोल इमॉर्टल है। तो मुझे डेथ का कोई फियर नहीं है, ठीक है, मैं हमेशा सच्चाई के साथ रहा हूँ और सच्चाई के साथ ही रहूँगा। तो आई विल नॉट गो टू एग्जाइल, मैं एग्जाइल में नहीं जाता, मैं हेमलॉक पीऊँगा। और ये अपना एग्जीक्यूशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे स्टेटमेंट बोलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन्स हैं, सुनिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू लीव एथेंस विदाउट मी, व्हाट विल एथेंस बी। आई एम नॉट गोइंग टू लीव एथेंस विदाउट मी, व्हाट विल एथेंस बी। किल मी, दैट विल मेक एथेंस इमॉर्टल। बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन्स हैं, ये लाइन्स बोलते हैं वहाँ पे, ठीक है। हिला देते हैं वहाँ की, मतलब पूरे उसको, जितना भी वहाँ पे जनता थी सब हिल जाती है इनकी बातें सुन के। मतलब इतना करेजलियस, इतने करेज के साथ, इतनी बहादुरी के साथ इन्होंने जो अपना ट्रायल था उसको फेस किया, तो लोग भी देख के दंग हो जाते हैं कि मतलब सॉक्रेटिस जैसा कोई आदमी है। फिर इनको एग्जीक्यूशन, इनका सज़ा मिल जाती है, जेल में लेके जाते हैं। तो जेल में कुछ टाइम इनका टल जाता है, क्योंकि हफ्ते कुछ टल जाते हैं, एकदम से इमीडिएटली इनको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि रिलीजियस फेस्टिवल होता है, जिसकी वजह से इनका एग्जीक्यूशन टल जाता है। तो अब इनका एक फ्रेंड होता है, वेल्दी फ्रेंड होता है, इसका नाम है क्रेटो। क्रेटो आता है जेल में, वेल्दी होता है, तो कहता है भैया मैंने सब सेटिंग वेटिंग कर ली है, सॉक्रेटिस तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम क्यों ये पॉइजन पी रहे हो, हेमलॉक पी रहे हो। सॉक्रेटिस कहता है मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो, मैं एक फिलोसफर हूँ, ठीक है। और फिलोसफर डेथ से डरता नहीं है, अगर फिलोसफर डेथ से डर जाए तो फिर वो ट्रू फिलोसफर नहीं है, सॉक्रेटिस ये कह देते हैं। और फिर एक कॉन्वर्सेशन चलती रहती है लंबी, इसके ऊपर पूरी बुक लिखी है प्लेटो ने, क्रेटो करके, तो आप बुक पढ़ सकते हो। तो एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, क्रेटो बार बार कन्विंस कर रहा है कि नहीं नहीं तुम भाग जाओ जेल छोड़ के। वो कहता है नहीं मैं जेल छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं एग्जीक्यूशन को एक्सेप्ट करता हूँ। अब क्या होता है, फिर ऐसे टाइम निकलता है और फिर दिन आ जाता है एग्जीक्यूशन का। अब जब एग्जीक्यूशन का दिन आता है तो उनकी वाइफ आती है, इनके बच्चे आते हैं, ठीक है, साथ में इनके वाइफ से इनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, वाइफ इनकी काफ़ी डोमिनेटिंग है। लेकिन जब वहाँ पे उस दिन जब एग्जीक्यूशन होता है, तो जब वहाँ पे आती है तो उस दिन वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, वो रोती है, समझाती भी है, लेकिन वो मानते नहीं है सॉक्रेटिस। और फिर एंड में सॉक्रेटिस बोलते हैं मेरी वाइफ और बच्चों को लेके जाओ, क्योंकि ये अगर यहाँ पे रहेंगे रोएंगे तो मैं फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो आप इनको यहाँ से लेके जाओ, आई डोंट वांट कि ये रोना धोना यहाँ पे हो। तो उनकी वाइफ और बच्चे चले जाते हैं, उनके बहुत सारे वहाँ दोस्त इकट्ठे होते हैं, ठीक है। वो दिन आ गया जिस दिन सॉक्रेटिस को जहर पीना है, बहुत सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, तो एक दोस्त उनकी वाइफ और बच्चों को लेके जाता है। अब टाइम आया था जहर पीने का, तो हेमलॉक का जो प्याला होता है उसको ऐसे ऊपर करते हैं, ठीक है, और ऐसे भगवान को एक तरीके से वो करते हैं, अर्पित करते हैं, ठीक है। तो ये देख के उनका जो फ्रेंड होता है, वेल्दी फ्रेंड क्रेटो, रोता रोता बाहर भाग जाता है, और बाकी सब भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉक्रेटिस क्या करते हैं एक तरीके से ना, फिर उनको बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने अपने बीवी बच्चों को भेजा, इसलिए भेजा था क्योंकि वो रो रहे हैं धो रहे हैं और तुम भी वही कर रहे हो,
तुम भी वही रोना धोना शुरू कर दिया तुम लोगों ने, तो चुप हो जाओ। तो यहाँ एक ब्रेवरी, मतलब एक करेज दिखाया गया कि मतलब डेथ का प्याला हाथ में है, डेथ हेमलॉक पीने वाले हैं, लेकिन उस टाइम भी करेज इतना है, सबको चुप करा दिया, डर नहीं रहे। ठीक है, एक मतलब साधु जैसी स्टेट है उनकी, मॉन्क जैसी। ठीक है, कोई फियर नहीं है डेथ का, हेमलॉक पी लेते हैं। अब रोना धोना मच जाता है बाकियों में, सब में, लेकिन सब में एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है कि पी लिया हेमलॉक, पी लिया पॉइजन, पी लिया, लेकिन बिल्कुल न्यूट्रल, कोई टेंशन नहीं, आराम से सोक्रेटिस। सिर्फ सोक्रेटिस ही ऐसे थे जो बिल्कुल न्यूट्रल थे, कोई स्ट्रेस नहीं था उनके चेहरे पे, कोई मतलब शिकन नहीं थी। बाकी सब रोध हो रहे थे, घबरा रहे थे, क्या हुआ, हमारा मास्टर जा रहा है, हमारा मास्टर मर जाएगा, ये हो जाएगा, हल्ला उल्ला सा मच गया, पैनिक सा हो गया, सारे दोस्त इकट्ठे थे, डिसाइपल्स इकट्ठे थे। अब जाते जाते भी देखो, जब ये पीते हैं पॉइजन, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इनके जो पैर होते हैं पैरालाइज हो जाते हैं, जहर कमर तक आ जाता है। तो फिर इनका एक डिसाइबल पूछता है कि सोक्रेटिस तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। जाते जाते ही बड़ा मजाक में लिया है उन्होंने मौत को, तो जाते जाते ही बोल के जाते हैं कि हाँ मेरी आखिरी इच्छा ये है कि एक मुर्गी है, उधार ली थी, वो जाके एसेफिलस को दे देना। एसेफिलस गॉड ऑफ मेडिसिन है ग्रीस में। ठीक है, तो जाके वो जो उधार में मुर्गी ली थी वो उस गॉड को दे देना। तो बड़ा मजाक, मतलब मजाकिया तौर पे इनका जो बिहेवियर दिखाया गया है कि लास्ट में मरते टाइम भी इन्होंने ये बोला है, कोई मतलब फिक्र नहीं है। जो पूछ रहा है वो घबरा रहा है, उसकी जबान लड़खड़ा रही है कि सोक्रेटिस कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो, इस तरह से बोला उसने। सोक्रेटिस कहते हैं कोई टेंशन नहीं है, जाके मुर्गी दे ना गॉड ऑफ मेडिसिन को। तो ये दिखाया गया इतना करेज, इतना ब्रेवरी, और कोई शिकन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कुछ नहीं। डेथ को भी ऐसे लिया जैसे मतलब कोई, मतलब एक तरीके से समझ लो जैसे कोई फ्रेंड को गले लगाता है ना अपने, कि कोई अपने प्रेमी को गले लगाता है, उस तरीके से इन्होंने डेथ को गले लगाया। तो लास्ट ये बोलते हैं, फिर वो पूछता है कि अच्छा और भी कुछ है कहना है, जो उनका फ्रेंड पूछता है। तो लेकिन अब तक सोक्रेटिस की डेथ हो जाती है, जो जहर है वो जहर हार्ट तक पहुंच जाता है। नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, सेल्फ कंटेम्पलेशन, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर की चीज़ों में तो बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग साइंस पढ़ेंगे, हम लोग आर्ट्स पढ़ेंगे, हम लोग ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे, हम लोग कॉमर्स पढ़ेंगे, हम लोग पैसा कमाएंगे, हम लोग फेम कमाएंगे, बट हम लोग अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते कि हम जो सोचते हैं, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हम हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं और जो हमारे ओपिनियंस हैं, वो कितने सच हैं, कि उसके पीछे जो हम सोचते हैं सच में हम दूसरों को देख के बिलीव कर रहे हैं, एक हर्ड मेंटेलिटी है, या सच में कुछ उसके पीछे कुछ सब्सटेंस है, कुछ उन चीज़ों के पीछे कोई सब्सटेंस है, कुछ रियल, कुछ बुनियाद है जो हमारे ओपिनियंस हैं, जो हम फॉर्म करते हैं। इन चीज़ों के बारे में पूछते थे लोगों से कि ऑनेस्टी क्या है बताओ, जस्टिस क्या है बताओ, करेज क्या है बताओ। इन चीज़ों के बारे में पूछते थे लोगों से। ये बोलते थे जो पूरी लाइफ है आदमी की, ठीक है, जो असली नॉलेज है वो कहते थे वर्च्यू है। वर्च्यू इज रियल नॉलेज, गुडनेस, ट्रुथ, ऑनेस्टी, ये रियल नॉलेज है। ठीक है, और क्वेश्चन करना इनका वो था, अपने आप से भी और दूसरों से भी। और ये इस क्वेश्चन के थ्रू ही लोगों को प्रूफ कराते थे कि जो उनके डीपली हेल्ड बिलीफ्स हैं वो उतने सच्चे नहीं हैं, वो उतने करेक्ट नहीं है। बहुत लोग जैसे कि ऐसे सवाल पूछते थे लोग जो आप सोचते भी नहीं है। जैसे किसी से पूछ लिया उन्होंने करेज क्या है, तो आदमी कह रहा है करेज का मतलब है डटे रहना। तो कहते थे एक मर्डरर भी डटा रहता है, एक चोरी करने वाला भी डटा रहता है, तो क्या वो करेज है? तो सामने वाला घबरा जाता है, ये क्या बोल दिया इन्होंने। तो सामने वाले को फिर डाउट होता है कि जो मैं करेज के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या मैं सच में वही करेज है। तो फिर वो क्या करेगा, जब उसे डाउट होगा तो फिर सोचेगा वो। तो ये मजबूर करते थे लोगों को कि जो उनके डीपली हेल्ड ओपिनियन है, बिलीफ है, उसके बारे में सोचें। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके बारे में कोई नहीं पूछता उसके बारे में पूछते थे। बताओ ऑनेस्टी क्या है, बताओ ट्रुथ क्या है, बताओ ब्यूटी क्या है, बताओ जस्टिस क्या है। तो ये सब चीज़ों के बारे में लोगों से डिस्कस करते थे। इनकी लाइफ एक बहुत इंस्पिरेशनल लाइफ है। आई थिंक लाइफ में देखो, जब आपके सामने एडवर्स कंडीशंस आएंगी, जब आपके सामने खराब कंडीशंस आएंगी, तो ना तो आपको साइंस हेल्प करेगी, ना ही जनरल नॉलेज हेल्प करेगी आपकी, और ना ही आपकी कोई मार्क्स हेल्प करने वाले हैं, ना आपके आर्ट्स हेल्प करेगी, ना आपकी कॉमर्स हेल्प करेगी। उस टाइम पे आपको ये जो वाइज लोग हैं, ठीक है, जो फिलोसफर्स हैं,
इनको वाइजेस्ट लोग बोला जाता है दुनिया में, इनकी जो टीचिंग्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये आपको एक रास्ता दिखाएंगी कि आपको जब एडवर्स कंडीशंस आएंगी तो कैसे एडवर्स कंडीशन में करेजली उसको फेस करना है। ये चीज़ आपको सोक्रेटिस की लाइफ से ज़रूर सीखने को मिलेगी। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको वीडियो में एक आपको ओवरव्यू दिया सोक्रेटिस की लाइफ का, फ्री टाइम में बैठ के सोक्रेटिस के बारे में पढ़िए, उससे आपको बहुत करेज मिलेगा। उससे आपको अपने जो ओपिनियंस हैं, डीपली हेल्ड बिलीफ्स हैं, उनको आप चैलेंज करोगे, आपका लॉजिक भी इंप्रूव होगा इससे। ठीक है क्योंकि फिलोसफर्स का काम ही होता है कि सोचने की, आप क्वेश्चन करने की आपको टेंडेंसी आपके अंदर पैदा करना। तो आप इंटरनली आप बहुत इंप्रूव करोगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव करेगी, और कहीं ना कहीं जो सोक्रेटिस ने वर्च्यूज के बारे में सोक्रेटिस ने बात की है, जिन अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं, वो भी आपके अंदर पैदा होंगी। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।